हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 4th इंग्लिश जंक्शन बुक। ओके, सो इन लास्ट वीडियो आई हैव taught you third chapter exercise part. I hope you watched it. If not, so in description box प्लेलिस्ट की लिंक डली है, तो वहाँ पे आप सारे चैप्टर्स देख सकते हैं. ओके, सो our fourth chapter name is The Throne of Judgment. The Throne of Judgment. First of all, we will see warm up because it's also the part of a story. It also teaches us some things. Warm up. Read the story. A woodcutter dropped his axe in a river by mistake. He was so unhappy that he sat down beside the river and began to cry. A water fairy heard him crying and felt sorry for him. She brought him a golden axe, saying, "Is this your axe?" "No," said the woodcutter. "It's not mine." The water fairy brought him another axe, a silver one. "That's not my axe," the woodcutter said again. Then the water fairy brought him his own axe. "That one is mine," he said. The water fairy gave the woodcutter all three axes. ये कहानी शायद आपने सुनी होगी, लक्कड़हारी की कहानी, राइट? उसकी मतलब पेड़ काटते वक्त लकड़हारी की जो एक्स है वो पानी में गिर जाती है और फिर वो एक जगह बैठ के रोने लगता है. उसकी रोने की आवाज़ सुन के जो पानी वाली देवी, मतलब फेरी कहना चाहिए, ओके, जो फेरी होती है वो पानी से बाहर निकलती है और एक गोल्डन एक्स लेके आती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारी एक्स है? वो रोते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी एक्स नहीं है. फिर वो फिर से वापस जाती है और सिल्वर वाली एक्स लेके आती है और फिर बाद में फिर से पूछती है तो वो कहता है ये भी नहीं है मेरी एक्स. फिर बाद में वो फेरी असली वाली उसकी एक्स लेके आती है और फिर वो कहता है हाँ हाँ यही है मेरी एक्स. और उसकी ऑनेस्टी से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है फेरी और उसे तीनों की तीनों एक्स गिफ्ट में दे देती है. ओके, नाउ डिस्कस विथ योर पार्टनर. व्हाई डू यू थिंक द वाटर फेरी गेव द वुड कटर ऑल थ्री एक्सेस? अब आप अपने पार्टनर या फ्रेंड से डिस्कस कीजिए कि उस फेरी ने वुड कटर को वो तीनों एक्स क्यों दे दी होगी. मेरे हिसाब से तो बिकॉज ऑफ हिस ऑनेस्टी. उसने झूठ नहीं बोला पहली बार में गोल्डन एक्स को देख के. चाहे तो वो ये भी बोल सकता था हाँ ये सोने वाली एक्स मेरी ही है, या फिर वो चांदी वाली एक्स मेरी ही है, या लेकिन उसने लालच में आके नहीं कहा. रोते हुए उसने कहा नहीं ये मेरी एक्स नहीं है. लेकिन जब उसकी लकड़हारी की लकड़ी वाली एक्स असली वाली आई तो उसने कहा हाँ हाँ यही है मेरी. तो शायद उसकी ऑनेस्टी को देख के फेरी ने उसको वो तीनों एक्स दे दी. लेकिन आप अपने पार्टनर से डिस्कस करना मत भूलेगा. ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. I hope you have read the chapter, guys. If you have not, so pause the video and read it now, because it is very important to read the chapter before the explanation, before the understanding. Okay, it makes your English skill more faster, easy to understand. Okay, let's start. Many years ago, the city of Ujjain was one of the most well-known cities in India. It was the capital city of King Vikramaditya, who ruled his kingdom wisely. King Vikramaditya was a strong and brave king. He was known for his skill in judging people perfectly. He never made a mistake in judgment or punished the wrong person. Okay, तो इस पैराग्राफ में आपको किंग विक्रमादित्य के बारे में जानने मिलेगा. ठीक है, कि बहुत ही मतलब हज़ारों साल पहले जो उज्जैन सिटी है वो इंडिया में वेल नोन थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, क्योंकि इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ किंग विक्रमादित्य. क्योंकि वहाँ के राजा कौन थे? किंग विक्रमादित्य, जो कि बहुत ही वाइस थे. वो बहुत ही अच्छे से अपने किंगडम को चलाते थे, अपने राज्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव किंग थे और वो अपने एक स्किल के लिए जाने जाते थे, जजिंग द पीपल्स. जजिंग द पीपल दैट मीन्स कि कौन व्यक्ति कैसा है उसको जज करने में वो बहुत माहिर थे. He never made a mistake in judgment or punished the wrong person. और वो कभी गलत का साथ नहीं देते थे और कभी ऐसा हुआ भी नहीं था कि उनने किसी अच्छे व्यक्ति को सज़ा दे दी हो. ओके, वो हमेशा सही का साथ देते थे और सही जजमेंट करते थे, न्याय करते थे, बहुत ही अच्छा न्याय करते थे. ओके, तो उनकी ये स्किल हर जगह फेमस थी. देन विद द नेक्स्ट पैरा. आफ्टर ही डाइड, there were many kings who ruled over Ujjain. However, his palace and other buildings slowly became ruins. Shepherds often took their sheep and goats to graze there, but no one remembered or knew anything about Vikramaditya. Okay, now जब वो मर गए,
ठीक है। जब वो मर गए तो वहाँ पे बहुत सारे किंग थे, बहुत सारे राजाओं ने उज्जैन के ऊपर वापस से रूल करना शुरू करा, क्योंकि विक्रमादित्य मर गए उसके बाद जनरेशन मतलब बहुत सारे लोगों ने, राजाओं ने उज्जैन पर रूल करा, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे उनके जो पैलेस थे और उनकी जो बिल्डिंग थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, डिस्ट्रॉय होने लगी या डैमेज होने लगी। अब क्योंकि वो तो रहे नहीं, वो तो मर गए, तो अब उनके महल का या उनकी जो बिल्डिंग्स थी उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं, तो वो धीरे धीरे मिटने लगी अपने आप ही। देन शेफर्ड्स ऑफन टुक देयर शीप एंड गोट्स टू ग्रेज देयर। और फिर अब वो तो मिटने लगी, तो धीरे धीरे वहाँ पे जो शेफर्ड्स मतलब कि जो शीप और गोट को टेक केयर करते हैं ना, पालते हैं, उनको हम शेफर्ड्स कहते हैं, तो वो अपने शीप और गोट्स को वहाँ पे चराने के लिए ले जाने लगे। लेकिन किसी ने भी विक्रमादित्य का ध्यान नहीं करा या फिर याद नहीं करा उनको कि ये विक्रमादित्य यहाँ पे रहा भी करते थे उज्जैन में, लाइक दिस ना। वो मतलब बिल्कुल ही भूल ही गए थे कि विक्रमादित्य हमारे कोई महान राजा भी हुआ करते थे। देन विथ नेक्स्ट पैराग्राफ, sorry for blur image, you can check out your book. One day a shepherd boy was sitting on a mound in a field. Two of his friends were fighting with each other. He called out to them. Don't fight. Tell me what your quarrel is about, and I'll help you settle it. The two boys stopped fighting and went to him. He listened to their complaints and solved their problem. Both boys were happy with the solution. Okay. Then, अब एक दिन एक शेफर्ड बॉय, शेफर्ड मतलब अभी मैंने बताया ना जो गाय को नहीं, बकरियों और शीप को चराता है, ठीक है। शेफर्ड बॉय एक बड़े बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था, चट्टान जैसे ये आपको दिख रही है ना, इसके ऊपर ये जो शेफर्ड बॉय है ये बैठा हुआ था। देन अब उसके कोई दो दोस्त थे, वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। फिर उस शेफर्ड बॉय ने जो पत्थर के ऊपर बैठा था उसने इन दोनों लड़कों को बुलाया और कहा कि लड़ो मत, क्या हुआ है, तुम किस बात पे झगड़ा कर रहे हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी झगड़े को सेटल करने में मदद कर दूंगा। ठीक है। अब वो दोनों लड़के झगड़ना बंद कर दिए और उसके पास गए। फिर उसने उन दोनों की कंप्लेंट को सुना और उन दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब वो जो दोनों लड़के थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे उसके सल्यूशन से। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, From that day on, the boys always went to him for help. The shepherd boy sat on the same mound and never made a mistake. Soon, people from other villages, towns, got to know about the wise shepherd boy. They started bringing their problems to him and went away satisfied. अब उस दिन के बाद से जब भी कोई लड़ाई होती इन दोनों के बीच, तो हमेशा सॉल्यूशन मांगने उसी शेफर्ड बॉय के पास आ जाते ये दोनों। अब धीरे धीरे ये बात फैलने लगी, ठीक है। तो जो दूसरे गांव से लोग हैं, दूसरे टाउन से लोग हैं, वो उस शेफर्ड के पास आने लगे, उस वाइस शेफर्ड के पास आने लगे और अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगे। और जब वो सॉल्यूशन बताता तो वो बहुत ही सेटिस्फाइड होते उसके सॉल्यूशन से। द नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर सम टाइम किंग भुज heard about that boy. He told his courtiers, The shepherd boy sits on a mound and solves the problem. I think King Vikramaditya's throne must be buried under that mound. That is why the boy does not make any mistakes. ओके। अब क्या होता है, कुछ समय बाद उज्जैन के जो करंट राजा थे उस समय, किंग भोज करके उन्होंने उस लड़के के बारे में सुना और उसने अपने आदमियों से कहा, कर्टियर्स मतलब आदमी, पीपल हु आर पार्ट ऑफ द कोर्ट किंग, जो उसके किंग के कोर्ट के आसपास जो रहते हैं, उनसे कहा कि जो वो शेफर्ड बॉय है जो हर किसी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देता है, शायद वो उस पत्थर में कुछ राज है, क्योंकि वो उसी पत्थर के ऊपर बैठता है, तो शायद जो किंग विक्रमादित्य का थ्रोन है ना उसी के नीचे दबा होगा, उस बड़ी सी चट्टान के नीचे। इसलिए वो जब भी उसके ऊपर बैठ के सॉल्यूशन बताता है तो वो कोई भी मिस्टेक नहीं करता है विक्रमादित्य की तरह। ओके, ऐसा उसको ऐसा लग रहा था, भ्रम था उसके अंदर ऐसा। नेक्स्ट पैराग्राफ, The next day, King Bhoj sent his men to dig up the mound. They dug the ground and discovered the treasure, the beautiful marble throne. 32 stone angels with their wings spread out carried the throne on their shoulder. Okay. अब दूसरे दिन किंग भोज ने अपने आदमियों को भेजा उस पत्थर के नीचे की जो ज़मीन है उसको खोदने के लिए। फिर उसके बाद उन आदमियों को क्या मिला, एक ट्रेजर मिला। ट्रेजर मतलब कि समथिंग वैल्यूबल या रिचेस, मार्बल स्टोन है ना। तो उनको वहाँ पे मिला एक संगमरमर का थ्रोन मतलब कि एक
बहुत ही स्पेशल चेयर जो किंग और क्वीन यूज़ करते हैं। तो उन्हें संगमरमर मतलब मार्बल की थ्रोन मिली। 32 स्टोन एंजल्स, है ना, 32 स्टोन एंजल्स मिले जिनके जो विंग्स मतलब पंख हैं जो स्प्रेड आउट थे, कैरिड द थ्रोन ऑन देयर शोल्डर्स। तो वो जो थ्रोन थी ना वो कुछ अलग ही टाइप की थी, मार्बल से बनी हुई थी और उसमें आजू बाजू एंजल्स लगी हुई थी जिनके पंख थे और वो मतलब इस डिज़ाइन से पकड़े थे कि वो थ्रोन को अपने कंधे पर पकड़े हुए हैं। इस टाइप से उनकी जो थ्रोन थी वो कुछ अलग ही थी, मार्बल की बनी हुई थी। द नेक्स्ट पेज। The workmen dug it up carefully and carried it to the king's palace. King Bhoj was happy and excited. What a beautiful throne. I shall sit on it, pass judgment, and never make a mistake. He thought happily. अब जो वर्कमैन थे जिन्होंने अपना ये खुदाई वगैरह का काम करके लेके आए, वो केयरफुली लेके आए किंग पैलेस में और किंग भोज बहुत ही हैप्पी और खुश हुए। हैप्पी और खुश एक ही होता है, एक्साइटेड हुए। ओके, और सोचा कि what a beautiful throne. कितना अच्छा ये थ्रोन है, मुझे इस पर बैठना चाहिए और जजमेंट पास करना चाहिए या फिर मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, और मैं जब इस पर बैठूंगा तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और कोई मिस्टेक भी नहीं करूंगा। उसने ऐसा मन में सोचा। द नेक्स्ट, किंग भोज फास्टेड एंड प्रेड फॉर 3 days. On the 4th day he was ready to sit on the throne. When he touched it, one of the stone angels came alive and said, "Oh king, stop. Do you think you are worthy to sit on King Vikramaditya's throne of judgment? Have you ever wanted to rule over other kingdoms?" नहीं। अब क्या हुआ, किंग भोज ने फास्ट मतलब व्रत रखा। उन्होंने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ प्रार्थना करी और फास्ट रखा। फिर चौथे दिन वो बैठने के लिए तैयार हो गए उस थ्रोन पे। थ्रोन मतलब सिंहासन, सिंहासन पे बैठने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही उनने उस सिंहासन को छुआ, उसमें से जो एक एंजल थी वो ज़िंदा हो गई। उसमें 32 स्टोन एंजल्स थी, है ना। तो उसमें से जो एक एंजल थी वो ज़िंदा हो गई और उसने कहा, ओ राजा रुको, क्या तुम्हें यकीन है या तुम ये सोचते हो कि तुम किंग विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठने के लायक हो? क्या तुम जजमेंट कर सकोगे किंग विक्रमादित्य की तरह? क्या तुम्हें बाकी अदर किंगडम्स पे रूल करने का नहीं सोचा? तुमने सोचा है ना, उज्जैन के साथ साथ तुम्हें अदर किंगडम्स में भी रूल करना है, लेकिन हमारे विक्रमादित्य ऐसे नहीं थे, राइट। तो उसने ऐसा कहा और फिर इसके बाद क्या हुआ चलो देखते हैं। We will take this whole paragraph, okay, because these are so small line. Okay. King Bhoj thought for a while and answered sadly, No, I'm not worthy. "Fast and pray for another 3 days, then," said the angel and flew away. 90 days passed like this until only one angel was left. The king thought this angel would allow him to sit on the throne. But the angel asked him, "O king, is your heart pure like the heart of shepherd boy who sat on the mount? Only if it is, will you be worthy to sit on the throne." अब क्या होता है अभी? किंग भोज ने उस एंजल को आंसर दिया कि नहीं, मैं तो उस लायक नहीं हूँ, मैं इतना महान भी नहीं हूँ विक्रमादित्य की तरह। तो फिर उस एंजल ने कहा, ठीक है, फिर से तुम व्रत रखो और प्रे करो अनदर 3 days के लिए, मतलब अगले 3 दिन के लिए फिर से व्रत रखो और फिर से प्रार्थना करो। और वो ये कह के उड़ गई। अब ऐसे ही 90 दिन मतलब 90 डेज़ बीत गए। वो व्रत रखता रहा और प्रे करता रहा। अब सिर्फ एक एंजल बची थी, ठीक है, 32 थी ना। सो अब उसमें से सिर्फ एक एंजल बची थी। अब वो सोचने लगा कि ये तो मुझे हाँ कर ही देगी, इतने 90 दिन हो गए मतलब बहुत है, तो ये तो मुझे हाँ कर ही देगी। लेकिन अब उस एंजल ने क्या कहा, जो आखिरी बची थी, उसने क्या कहा कि हे राजा, क्या तुम्हारा दिल उस शेफर्ड बॉय की तरह पवित्र है? उस चरवाहे की तरह तुम्हारा जो दिल है वो क्या पवित्र है, जो उस चट्टान के ऊपर बैठता था ना? अगर है तभी तुम इस थ्रोन सिंहासन के ऊपर बैठने के लायक हो, ठीक है। अगर तुम्हारा दिल पवित्र है, तुम्हारा मन पवित्र है, उस शेफर्ड बॉय की तरह जो उस चट्टान पर बैठता था, तभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के लायक हो। अब नेक्स्ट उसने क्या रिप्लाई दिया राजा ने? बोला कि द किंग थॉट फॉर सम टाइम एंड आंसर ट्रुथफुली, नो इट इज़ नॉट।
द एंजल हर्ड द किंग्स रिप्लाई एंड फ्लू अवे कैरिंग द मार्बल थ्रोन ऑन हिज हेड। अब किंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने सही सही ट्रुथफुली आंसर दिया कि नहीं, मेरा मन तो इतना पवित्र नहीं है, नो इट इज़ नॉट। फिर एंजल ने राजा का आंसर सुना और वो जो मार्बल का सिंहासन था उसको अपने सिर पे लेके चली गई। लाइक दिस आप फोटो में देख पा रहे हैं ना, लाइक दिस वो लेके और सिंहासन को चली गई। ठीक है, तो ये जो स्टोरी थी यहीं पे ख़त्म होती है। ये जो स्टोरी थी ये द थ्रोन ऑफ किंग विक्रम बाय रोमिला थापर की बुक से ली गई थी। उन्होंने उसमें कुछ इंसिडेंट्स लिखे होंगे या विक्रमादित्य की पूरी कहानी लिखी होगी, तो उस बड़ी सी कहानी में से एक छोटा सा पार्ट लिया है। मतलब 100% में से आई थॉट 0.001% वाला पार्ट यहाँ पे दिया है। ठीक है, कि जब किंग विक्रमादित्य मर गए थे उसके बाद क्या हुआ था उनके सिंहासन के साथ। तो अभी आपने स्टोरी पढ़ी, उसमें आपको मालूम चला कि उनके सिंहासन के साथ क्या हुआ था। ठीक है, जो लास्ट वाली जो एंजल थी उसने सच सुना और वो लेके चली गई, उड़ के चली गई वो मार्बल थ्रोन को लेके। सो हमारा चैप्टर हुआ एंड यहाँ पर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका एक्सरसाइज। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं एंड से हाउ यू नो दैट। ओके, ये भी है बी एक्सरसाइज में। थिंक एंड आंसर ऑब्वियसली आपको करना है, एक बार रीड कर लीजिएगा। दैट नो योर वैल्यूज़ है वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर पार्ट में हम इस बार एडवर्ब्स पढ़ेंगे। एडवर्ब्स के 3 टाइप्स पढ़ेंगे इसमें हम, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वोकेबलरी पार्ट है, पंक्चुएशन मार्क भी है इस टाइम, रीडिंग अलाउड दैट योर टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग, प्रोनाउंसिएशन पार्ट एंड ऑब्वियसली राइटिंग पार्ट फॉर फन, लाइफ स्किल्स एंड माई वर्ड बैंक। इसमें एक अमेजिंग इंडिया वाला पार्ट भी है जिसमें आपको एक छोटा सा इंडिया का पार्ट मालूम चलेगा। ओके, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ऐसे मोर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि चैप्टर्स को और अच्छे से भी समझा जा सकता है। ओके, सो बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय।